हेलो फ्रेंड्स, एडुवेरा चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे रीट लेवल सेकंड के लिए जो साइंस बायोलॉजी का टॉपिक है, सेल बायोलॉजी, हम उसे कवर कर रहे थे। और इस वीडियो सीरीज के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये देख लिया था सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में। हमने डिस्कस किया था सेल वॉल की खोज किसने की, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसके साथ हमने ये भी देख लिया था कि सेल मेम्ब्रेन की खोज किसके द्वारा की गई। ये जो सेल मेम्ब्रेन वर्ड है, ये सेल मेम्ब्रेन वर्ड दिया गया था कॉल्ड नागेली के द्वारा, कॉल्ड नागेली व क्रेमर के द्वारा। कॉल्ड नागेली व क्रेमर ने सेल मेम्ब्रेन वर्ड दिया था, और सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड दिया गया था फ्लोवर के द्वारा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, ये मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड्स की बनी रहती है। यह मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड्स की, जिसके साथ साथ प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट भी इस मेन कॉम्पोजिशन के अंदर उपस्थित पाए जाते हैं। ये कुछ बातें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर की थी। आज हम बात करने वाले इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझाने के लिए अलग अलग समय पर कुछ सिद्धांत, कुछ मॉडल्स प्रतिपादित किए गए, उन थ्योरीज के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिपोइडल मॉडल के बारे में। लिपोइडल मॉडल जो कि प्रतिपादित किया गया था ओवर्टन के द्वारा 1902 में। 1902 के अंदर ओवर्टन के द्वारा लिपोइडल मॉडल प्रतिपादित किया गया, जिसके अनुसार कोशिका कला केवल और केवल लिपिड्स की बनी होती है। ऐसा बताया गया लिपोइडल मॉडल के अकॉर्डिंग कि कोशिका कला लिपिड्स की बनी होती है। अगर शब्द को देखोगे लिपोइडल, तो कहीं ना कहीं इस लिपोइडल वर्ड के अंदर आपको एक वर्ड दिखाई देगा लिपिड। तो इस तरह से याद रख सकते हो लिपोइडल मॉडल जिसका प्रतिपादन किया गया था ओवर्टन के द्वारा 1902 में, और लिपोइडल मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। हालांकि आज हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स व प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि आज यह अमान्य सिद्धांत घोषित किया जा चुका है। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं सैंडविच मॉडल के बारे में। सैंडविच मॉडल, अब पहले अगर हम इस वर्ड की बात करें सैंडविच, तो इस सैंडविच शब्द का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा ब्रेड की बनी हुई सैंडविच या बर्गर आपने मार्केट में देखा होगा। अगर बात करूं बर्गर की, तो बर्गर में होता क्या है, जो एक ब्रेड होती है उसे बीच में से काट के दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और उसके बीच में मसाला या जो भी फ्लेवर होता है वो वहां भरा जाता है। तो वो जो कंडीशन होती है, जैसे दो ब्रेड के बीच में सैंडविच या फिर दो ब्रेड के बीच बर्गर का निर्माण होता है, उसी तरह से सैंडविच मॉडल भी प्रोटीन व लिपिड्स के अरेंजमेंट को बताता है। सैंडविच मॉडल प्रतिपादित किया गया था डेनियल व डेविसन के द्वारा 1935 के अंदर। डेनियल व डेविसन के द्वारा सैंडविच मॉडल प्रतिपादित किया गया, और ये क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका कला प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड दोनों से मिलकर बनी होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है वह प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड दोनों से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो सैंडविच मॉडल है, ये सैंडविच मॉडल जो बाकी जैसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रतिपादित किया गया, तरल मोज़ेक मॉडल प्रतिपादित किया गया, उन सभी मॉडल्स का जो बेस है वो इस सैंडविच मॉडल को ही माना जाता है। कहने का मतलब मैं यहाँ पे यह कह सकता हूँ कि जो सैंडविच मॉडल है इसे आधारीय मॉडल भी माना जाता है। इसे आधारीय मॉडल भी माना जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से सेल मेम्ब्रेन की संरचना को समझाने के लिए आधारीय मॉडल के रूप में कौन सा सिद्धांत प्रमुख है, तो आपका ऑप्शन रहेगा, आपका आंसर निकल के आएगा सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल जिसे बेसल मॉडल के रूप में भी माना जाता है। अब एक डायग्राम के थ्रू सैंडविच मॉडल को समझते हैं। ये क्या कहता है, सैंडविच मॉडल जैसा कि बताया गया कि ये मुख्य रूप से प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड दोनों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर यहाँ पे प्रोटीन की बनी होती है। इसी तरह से इस तरफ भी आउटर लेयर के रूप में प्रोटीन लेयर उपस्थित पाई जाती है। ये जो प्रोटीन लेयर होती है ये सिंगल लेयर के रूप में उपस्थित रहती है। यहां पर भी प्रोटीन लेयर सिंगल लेयर के रूप में उपस्थित पाई जाती है। और ये जो लेयर है, जो प्रोटीन लेयर है, इस प्रोटीन लेयर की मोटाई की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 20 से 25 एंगस्ट्रॉन मोटाई की होती है। 20 से 25 एंगस्ट्रॉन मोटाई की ये प्रोटीन लेयर उपस्थित पाई जाती है, और इन प्रोटीन लेयर के बीच में
यहाँ पर ये लिपिड्स उपस्थित पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन लेयर और इस प्रोटीन लेयर, इन दोनों प्रोटीन लेयर के बीच में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, ये फॉस्फोलिपिड लेयर कहलाता है, जो कि लिपिड से मिलकर बना होता है। तो एक तरह से जो सैंडविच वर्ड है वो इसीलिए आया गया है कि दो प्रोटीन लेयर के बीच में लिपिड्स है वो सैंडविच अवस्था में, वो धसी हुई अवस्था में, वो दबी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ये जो लेयर है फॉस्फोलिपिड्स, अब यहाँ पे एक लिपिड लेयर यहाँ पर पाई जा रही है, दूसरी लिपिड लेयर यहाँ पर पाई जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड लेयर होती है ये डबल लेयर के रूप में उपस्थित पाई जाती है। डबल लेयर, दोहरी परत के रूप में उपस्थित पाई जाती है। ध्यान में रखना है कि जो प्रोटीन लेयर है वो सिंगल लेयर के रूप में उपस्थित है, जबकि जो लिपिड लेयर है वो लिपिड लेयर डबल लेयर के रूप में उपस्थित पाई जा रही है। वहीं अगर हम बात करें इस लिपिड लेयर की मोटाई की, तो ये 30 से 35 एंगस्ट्रॉम तक मोटी होती है। 30 से 35 एंगस्ट्रॉम तक मोटी लिपिड लेयर उपस्थित पाई जाती है। अब यहाँ पर ये जो प्रोटीन लेयर है और ये जो लिपिड लेयर है, ये प्रोटीन लेयर और लिपिड, जो लिपिड्स पाए जा रहे हैं ये इस प्रोटीन से कहीं ना कहीं अटैच्ड रहते हैं, कहीं ना कहीं इनके द्वारा अटैच्ड रहते हैं। और जिस बंध के द्वारा ये लिपिड्स इस प्रोटीन से जुड़े रहते हैं, इस तरह यहाँ पर एक बंध निर्माण द्वारा ये प्रोटीन लेयर से लिपिड्स अटैच्ड रहते हैं। और ये जो बंध का निर्माण होता है, इस बंध को कहा जाता है यहाँ पर आयनिक बंध या फिर हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ पर यह आयनिक बंध व हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध व हाइड्रोजन बंध निर्माण के द्वारा प्रोटीन लेयर से ये लिपिड्स अटैच्ड पाई जाती है। दूसरी तरफ ये जो लिपिड्स के दूसरा पोल है, ये जो इस तरफ वाला पोल है, ये पोल भी आपस में इस तरह से जुड़े रहते हैं। जो लिपिड के दोनों लेयर होते हैं, ये दोनों लेयर, इनका जो पोल है, जो टेल पार्ट है, ये टेल पार्ट आपस में अटैच रहता है और यहाँ पर भी एक बंध का निर्माण करता है। ये जो बंध बनता है, इस बंध को कहा जाता है वान डेर वाल बल। वान डेर वाल बल कहा जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो लिपिड्स है, अगर हम इस लिपिड्स को इस तरह से देखें तो लिपिड्स मुख्य रूप से दो भाग में बटा रहता है। एक तो ये भाग होता है जिसे कहते हैं हेड पार्ट, और एक ये वाला भाग होता है, पीछे वाला भाग होता है जिसे कहते हैं टेल पार्ट। अब यहाँ पर एक बात काफी इंपॉर्टेंट है कि जो लिपिड्स का हेड पार्ट है, यह हेड पार्ट जल रागी प्रकार का होता है। यह हेड पार्ट जल रागी प्रकृति का होता है, मतलब ये जल के साथ अटैच्ड हो सकता है, जल के साथ बंध सकता है, जल के साथ बंध बनाने की क्षमता रखता है। वहीं जो पीछे का टेल पार्ट होता है, यह टेल पार्ट जल विरागी प्रकृति का होता है। कहने का मतलब कि ये जल के साथ बंध नहीं बनाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हेड पार्ट है, वो हेड पार्ट प्रोटीन लेयर से आयनिक बंध अथवा हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। वहीं जो लिपिड का टेल पार्ट है, वो टेल पार्ट आपस में वान डेर वाल बल के निर्माण के द्वारा आपस में अटैच्ड पाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ बंध उपस्थित पाए जाते हैं, आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध और वान डेर वाल बल। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना के अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स का क्रम क्या रहता है। ऑप्शन आपको मिल सकता है अलग अलग, जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन आपको मिल गया एल पी पी एल, सेकेंड ऑप्शन आपको मिल गया पी एल पी एल, इसी तरह से थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है पी पी एल एल, और फोर्थ ऑप्शन आपको मिलता है पी एल एल पी। इस तरह से आपको एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्न में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना के अंदर जो लिपिड्स और प्रोटीन्स का सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो किस प्रकार का देखने को मिलता है। तो देखते हैं यहाँ पे हम डायग्राम के अंदर, ये प्रोटीन लेयर उपस्थित पाई जा रही है, ये लिपिड लेयर उपस्थित पाई जा रही है, यहाँ पर भी ये लिपिड लेयर उपस्थित है, और ये लास्ट में प्रोटीन लेयर उपस्थित पाई जा रही है। बाहरी सिंगल लेयर के रूप में प्रोटीन लेयर उपस्थित, फिर मैंने बताया था कि डबल लेयर में लिपिड्स लेयर प्रेजेंट पाई जाती है, तो ये भी लिपिड लेयर जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे भी लिपिड लेयर उपस्थित है जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर यहाँ लास्ट में प्रोटीन लेयर जो कि सिंगल लेयर के रूप में उपस्थित है। तो इस तरह से देखा जा रहा है पी एल एल पी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 पी एल एल पी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा
जैसा कि आपको बताया गया है कि जो प्रोटीन लेयर होती है वो सिंगल लेयर के रूप में प्रेजेंट है, वहीं फॉस्फोलिपिड्स भी डबल लेयर के रूप में उपस्थित पाई जा रही है। तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन व लिपिड का अरेंजमेंट होता है वो इस प्रकार से होता है, प्रोटीन लेयर एकल स्तरीय, लिपिड लेयर एकल स्तरीय। दूसरा ऑप्शन प्रोटीन लेयर द्विस्तरीय, लिपिड लेयर एकल स्तरीय। तीसरा ऑप्शन प्रोटीन लेयर डबल द्विस्तरीय, लिपिड लेयर एकल स्तरीय। और चौथा ऑप्शन प्रोटीन लेयर एकल स्तरीय, लिपिड लेयर द्विस्तरीय। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि जो प्रोटीन लेयर पाई जा रही है वो प्रोटीन लेयर सिंगल लेयर के रूप में उपस्थित है, और जो लिपिड लेयर है वो लिपिड लेयर यहाँ पे डबल लेयर के रूप में उपस्थित पाई जा रही है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 था, प्रोटीन लेयर एकल स्तरीय और लिपिड लेयर द्विस्तरीय, ये आपका राइट ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल को कहा जाता है सैंडविच मॉडल, जो कि बाकी मॉडल का आधारीय मॉडल है। इसी के आधार पर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रतिपादित किया गया और इसी को ही बेस मानकर तरल मोज़ेक मॉडल या फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रतिपादित किया गया। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पे। जो तीसरा सिद्धांत दिया गया, जो तीसरा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रतिपादित किया गया था रॉबर्टसन के द्वारा। रॉबर्टसन ने 1959 के अंदर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रतिपादित किया गया था। ये मॉडल क्या कहता है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कह रहा है, ये पूरी तरह से जो डैनियली व डेविडसन का मॉडल था, ये पूरी तरह से इस मॉडल को फॉलो करता है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था, रॉबर्टसन कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना होती है ये मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। इसमें प्रोटीन लेयर एकल स्तरीय अवस्था में पाया जाता है, इसमें लिपिड लेयर द्विस्तरीय अवस्था में पाया जाता है। इसमें प्रोटीन लेयर व लिपिड लेयर का जो अरेंजमेंट है वो PLLP सीक्वेंस के अंदर होता है। इसके अंदर प्रोटीन व लिपिड दोनों का जो अनुपात है वो 60:40 या फिर हम कह सकते हैं 6:4 के अंदर उपस्थित पाया जाता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर रॉबर्टसन ने पूरी तरह से उन्हीं फैक्ट्स को बताया था जो सैंडविच मॉडल में डैनियली व डेविसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। लेकिन इन्होंने कहा कि डैनियली व डेविसन ने एक बात बताना भूल गए थे। वो एक बात क्या बताई रॉबर्टसन ने, कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पादप कोशिका व जंतु कोशिका में एक समान प्रकृति की देखने को मिलती है। ये बात बताई गई रॉबर्टसन के द्वारा यहाँ पर कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये प्लांट सेल व एनिमल सेल में एक समान, एक यूनिट के रूप में देखने को मिलती है, एक कॉमन इकाई के रूप में देखने को मिलती है। इस वजह से इस थ्योरी को नाम दिया गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि रॉबर्टसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया 1959 के अंदर। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बाद अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मॉडल के बारे में, तरल मोज़ेक मॉडल के बारे में। तरल मोज़ेक मॉडल, इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहा जाता है और इसी के अलावा इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे गुलाब जामुन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। गुलाब जामुन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अथवा तरल मोज़ेक मॉडल, तीनों नामों से इसे जाना जाता है। और ये जो मॉडल तैयार किया गया था, ये मॉडल प्रतिपादित किया गया था सिंगर व निकोलसन के द्वारा 1972 में। सिंगर व निकोलसन के द्वारा 1972 में इस मॉडल को प्रतिपादित किया गया और इसमें यह बताया गया कि यहाँ पर जो लिपिड होता है वो लिपिड एक अर्ध तरलीय अवस्था में पाया जाता है। लिपिड लेयर यहाँ पे अर्ध तरलीय द्रव्य के रूप में उपस्थित पाया जाता है। अर्ध तरलीय द्रव्य के रूप में यहाँ पे लिपिड उपस्थित रहता है, जिसके अंदर प्रोटीन्स उपस्थित पाए जाते हैं। कहने का मतलब इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका झिल्ली में जो प्रोटीन होती है वो केवल और केवल एक आउटर लेयर के रूप में नहीं, जैसा अभी हमने देखा था, यहाँ पर केवल और केवल प्रोटीन बाहरी लेयर के रूप में उपस्थित ना रहकर भीतर की और धंसी हुई अवस्था में भी उपस्थित पाए जाते हैं। ये बताया गया है तरल मोज़ेक मॉडल के भीतर। इसका भी आधार जो रखा गया था, इसका आधार भी वहां पर
जो सैंडविच मॉडल है, डैनियली व डेविसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया सैंडविच मॉडल, उसी सिद्धांत को इस मॉडल का भी आधार माना गया। लेकिन इसमें यह बताया गया कि यहाँ पर केवल और केवल प्रोटीन बाहरी एकल परत के रूप में ना उपस्थित रहकर भीतर की ओर भी धसी हुई अवस्था में उपस्थित पाए जाते हैं। यहाँ पर जो बाहर की तरफ प्रोटीन पाए जाते हैं इन्हें कहा गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो भीतर की ओर उपस्थित पाए जाते हैं उन प्रोटीन को कहा जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। अगर हिंदी में कहें तो जो बाहर की ओर, जो परिधि की ओर प्रोटीन उपस्थित पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है परिधीय प्रोटीन, उन्हें कहा जाता है परिधीय प्रोटीन। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो भीतर की ओर धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है आंतरिक प्रोटीन। तो एक तरह से तरल मोज़ेक मॉडल के भीतर ये बताया गया कि यहाँ पे जो लिपिड्स होते हैं, ये लिपिड्स एक अर्ध तरलीय द्रव के रूप में उपस्थित पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन्स उपस्थित पाए जाते हैं। और एक तरह से आप इसे समझ सकते हो कि गुलाब जामुन है, वो गुलाब जामुन किस अवस्था में पाए जाते हैं कि जो रस है, जो पानी है, उस पानी के अंदर अगर गुलाब जामुन काफी अधिक संख्या में रखे गए हैं तो वो गुलाब जामुन एक तरह से उस पानी में कुछ ऊपर की तरह दिखाई देते हैं, कुछ अंदर की तरफ डूबे हुए दिखाई देते हैं। कुछ इसी तरह से तरल मोज़ेक मॉडल में लिपिड्स लिक्विड के भीतर प्रोटीन्स उपस्थित पाए जाते हैं, कुछ परिधीय प्रोटीन के रूप में और कुछ आंतरिक प्रोटीन के रूप में। इस वजह से इस मॉडल को गुलाब जामुन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो बाकी बातें बताई गई वो सभी यूनिट मेम्ब्रेन, वो सभी सैंडविच मॉडल के समान ही बताई गई कि यहाँ पे भी जो प्रोटीन लेयर होती है और जो लिपिड लेयर होती है, इनकी जो कंप्लीट मोटाई होती है वो लगभग 65 से 70 एंगस्ट्रॉम की होती है। यहाँ पर जो प्रोटीन्स और लिपिड्स का अनुपात रहता है वो 60:40 का रहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 6:4 का रहता है। बाकी सभी फैक्ट्स को वहीं से एक समान माना गया है। अब यहाँ पर जो परिधीय प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन होते हैं, इन दोनों प्रोटीन के अंदर भी कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। जब हम बात करें परिधीय प्रोटीन की, तो जो परिधीय प्रोटीन होते हैं ये यहाँ पर मुख्य रूप से जो कुल प्रोटीन होता है, ये परिधीय प्रोटीन कुल प्रोटीन का 30% तक का भाग होता है। लेकिन जब हम बात करें आंतरिक प्रोटीन की, तो जो आंतरिक प्रोटीन है वो कुल प्रोटीन का 70% तक का हिस्सा जो होता है वो आंतरिक प्रोटीन के रूप में उपस्थित पाया जाता है। इसके बाद ये जो बाहरी प्रोटीन है, जो परिधीय प्रोटीन है, ये परिधीय प्रोटीन एंजाइमेटिक रूप से अधिक सक्रिय प्रकार के होते हैं। एंजाइमेटिक रूप से अधिक सक्रिय, जबकि आंतरिक प्रोटीन की अगर हम बात करें तो आंतरिक प्रोटीन एंजाइमेटिक रूप से अल्प सक्रिय प्रकार के होते हैं। एंजाइमेटिक रूप से अल्प सक्रियता दर्शाते हैं। एंजाइमेटिक रूप से अल्प सक्रियता दर्शाया जाता है आंतरिक प्रोटीन के द्वारा। यहां पर जो परिधीय प्रोटीन होते हैं, ये परिधीय प्रोटीन आपस में ढीले रूप से बंधे रहते हैं, आपस में ढीले रूप से बंधे रहते हैं। जबकि जब हम बात करें आंतरिक प्रोटीन की, तो आंतरिक प्रोटीन यहाँ पर लिपिड्स लेयर के साथ साथ मजबूती से बंधे रहते हैं, मजबूती से बंधे रहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो परिधीय प्रोटीन है ये आपस में ढीले बंध से बंधे हुए, तो इस वजह से इन्हें आपस में पृथक करना आसान होता है। लेकिन जब हम बात करें आंतरिक प्रोटीन की, जो कि आपस में मजबूती के साथ बंधे हुए, इस वजह से इन्हें आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। तो इन बातों का भी यहाँ पे हमें ध्यान रखना है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन व इंट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर। हम सिंपल लैंग्वेज में यूं समझ सकते हैं कि जो बाहर की तरफ पाए जा रहे हैं वो प्रोटीन कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब क्योंकि ये बाहर की तरफ पाए जा रहे हैं तो बाकी जो भी बाहर केमिकल रिएक्शन हो रही है उन सब के साथ आसानी से एक्टिविटी कर लेंगे, इस वजह से एंजाइमेटिक रूप से अधिक सक्रिय होते हैं। और यहाँ पर ये आपस में ढीले रूप से बंधे रहते हैं, क्योंकि कम मात्रा में पाए जाते हैं, केवल कुल प्रोटीन का 30% भाग ही होता है, कम मात्रा में पाया जाता है, आपस में ढीले रूप से बंधे रहते हैं, इस वजह से आसानी से एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं। लेकिन जब हम बात करें आंतरिक प्रोटीन की, जो कि इस फ्लूइड के भीतर धसी हुई अवस्था में पाए जा रहे हैं, लिपिड द्रव्य के भीतर धसी हुई अवस्था में पाए जा रहे हैं, ये मजबूती से बंधे हुए, इस वजह से इन्हें आसानी से पृथक करना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो ये जो मॉडल दिया गया है ये मॉडल कहलाता है तरल मोज़ेक मॉडल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में से इसी को सर्वमान्य माना गया है। अब आगे हम बात करते हैं ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर हम कार्य की बात करें तो पहले पॉइंट में हम शामिल कर सकते हैं कि जो प्लांट सेल है उस प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल के भीतर सेल मेम्ब्रेन उपस्थित पाई जाती है, जिसके भीतर उसका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म व सेल ऑर्गेनेली के पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरे के पूरे जीव द्रव्य को कवर्ड करके रखती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है। जो प्रोटोप्लाज्म है उस जीव द्रव्य को, उस कोशिका द्रव्य को घेरे रखती है, और जब वो कोशिका द्रव्य को घेर कर रख रही है तो कहीं ना कहीं जो आंतरिक रूप से कोशिकांग उपस्थित पाए जा रहे हैं उन कोशिकांगों की सुरक्षा प्रदान कर रही है। कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करना, कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करना। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि ये जो कोशिका है उस कोशिका की आकृति को, उसकी संरचना को बनाए रखने का कार्य भी इस कोशिका द्रव्य के, कोशिका झिल्ली के द्वारा किया जाता है। तो तीसरे पॉइंट पे हम बात कर सकते हैं कोशिका की आकृति व संरचना को बनाए रखने का कार्य, कोशिका की आकृति व संरचना को बनाए रखने का कार्य भी इस कोशिका झिल्ली के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा। जो अमीबा की संरचना होती है उस अमीबा की बाहरी झिल्ली जो कि सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके द्वारा खाद्य पदार्थों को ग्रहण किया जाता है और इसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये जो अंतर्ग्रहण की क्रिया भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एंडोसाइटोसिस की क्रिया है, अंतर्ग्रहण की क्रिया होती है, जो एंडोसाइटोसिस की क्रिया है, यह क्रिया भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा की जाती है, अंतर्ग्रहण की क्रिया। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट का और ध्यान रखना है कि जब किसी ठोस पदार्थ को अंतर्ग्रहित किया जाता है तो इस क्रिया को कहा जाता है फेगोसाइटोसिस, लेकिन जब किसी तरल पदार्थ को अंतर्ग्रहित किया जाता है तो उस क्रिया को कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। ये दोनों ही क्रिया, फेगोसाइटोसिस व पिनोसाइटोसिस की क्रिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। जब किसी सॉलिड या फिर ठोस पदार्थ को अंतर्ग्रहित किया जाता है तो वह क्रिया कहलाती है फेगोसाइटोसिस, और जब किसी लिक्विड को, किसी तरल पदार्थ को अंतर्ग्रहित किया जाता है तो यह क्रिया कहलाती है पिनोसाइटोसिस, और दोनों को सम्मिलित रूप से हम कह सकते हैं एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस की क्रिया भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा की जाती है, अंतर्ग्रहण की क्रिया भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा की जाती है, और इसके साथ साथ जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने का कार्य भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हमने बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को देखा था, हमने वहां पे कहा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन की क्रिया करने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है जिन्हें मेसोसोम्स कहते हैं। उन मेसोसोम्स का निर्माण सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग के द्वारा हुआ था, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के समान रेस्पिरेशन का कार्य कर रहे थे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेसोसोम्स का निर्माण ये किसमें होता है? बैक्टीरिया में, जीवाणुओं के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर मेसोसोम्स का निर्माण भी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा देखने को मिलता है। एंडोसाइटोसिस की क्रिया, अंतर्ग्रहण की क्रिया सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। कोशिका की आकृति और संरचना को बनाए रखने का कार्य किया जाता है। यह कोशिकांगों को, जो सेल ऑर्गेनेली है, कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है और इसके साथ साथ कोशिका द्रव्य को घेर करके रखती है। यह कार्य मुख्य रूप से सेल मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित कुछ मॉडल्स के बारे। सबसे पहले देखा हमने यहाँ पे लिपोइडल मॉडल। सेकंड पॉइंट पे हमने बात की सैंडविच मॉडल, जो कि बेसिक मॉडल माना जाता है, जो कि आधारीय मॉडल माना जाता है, और उस सैंडविच मॉडल के ऊपर ही उसी पर आधारित यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रतिपादित किया गया रॉबर्टसन के द्वारा। और
तरल मोज़ेक मॉडल प्रतिपादित किया गया सिंगर व निकोलसन के द्वारा। तो आज की वीडियो के अंदर यहीं तक। आगे के जो वीडियो सीरीज होगी उस आगे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन कोशिकांगों के बारे में।